वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट की मांग थी कि सर जो क्लास 11 के लिए एडमिशन के लिए सीईटी होने वाली है और इस सीईटी के लिए गाइडेंस करो, कुछ हम लोगों को वीडियोस दे दो, या सीईटी कैसे होगी, क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों हम लोग एक वन शॉट बनाएंगे, वन शॉट के साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो मैं खुद आपको पता ही है मुकेश नायक सर हूं और सर हमारे पंकज सर 15 साल से क्लास 10 को सक्सेसफुली पढ़ा रहे, 100 आउट ऑफ 100 बच्चों को मार्क्स भी आते हैं। ये उनकी हमेशा कोशिश रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे खासे नंबर होते हैं, 95 के ऊपर बहुत सारे बच्चे आज तक सर के जो स्टूडेंट रहे उनको मार्क्स मिले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा थोड़ा सा काम हल्का करते हुए सर के साथ अगर कोलैबोरेशन हो जाता है तो बहुत और मजा आएगा। तो बच्चों आप लोगों को साइंस में शायद सर मैक्सिमम केमिस्ट्री बायो कवर करेंगे, मैं भी फिजिक्स को कुछ हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश सिविक्स हो सकता है आपका या हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट के लिए हम लोग इस क्रैश कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों के लिए हमारा टारगेट रहेगा कि 100 मार्क से 100 मार्क कैसे लाए जाए। इसके लिए हम लोग अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग टीचर मैं यहाँ पे प्रमोट करूंगा और आपके सामने मैक्सिमम आपको अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन दोबारा देना चाहता हूँ। सर का नाम है पंकज सर, पंकज बोरेकर सर है, पंकज सर बोल सकते हैं आप लोग। पंकज सर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। सर खुद भी यहाँ पे एक चैनल चलाते हैं, 8वीं 9वीं को पढ़ाते हैं, लेकिन अभी 10 के लिए भी आप लोगों को बहुत अच्छे कंटेंट देके आप लोगों को एमसीक्यूज को कैसे एप्लीकेशन बेस कैसे सॉल्व किया जाता है, और कोई एमसीक्यूज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी रहा तो उसको कैसे इजी लेवल पे ले सकते हैं, इसके लिए सर कोशिश करने वाले हैं। तो सर प्लीज़ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते करते आपको यहाँ पे अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करनी है। तो चलो सर आपको बेस्ट लक एंड स्टार्ट फॉर योर लेक्चर। ये वन शॉट लेक्चर आज, कल आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मिलेगी, तो हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे कंटेंट देने की। तो चलो ओके। जैसे कि अभी मुकेश सर ने आपको बताया कि वन शॉट है। आज जो है हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से पूरे चैप्टर को आज मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसमें आपको इस चैप्टर के ऊपर जो एमसीक्यूज रहेंगे उस एमसीक्यूज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस टॉपिक में जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और हर एक पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, द फर्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वी नो दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स are found and the elements are categorized into the three groups: metal, non-metals and metalloids. Previously, that is before 18th century, तो 18th century के पहले बहुत ही कम एलिमेंट्स जो है वो ह्यूमन बीइंग को पता थे। नियर अबाउट 30 एलिमेंट्स वेयर नोन टू द ह्यूमन बींग्स एंड आफ्टर दैट द न्यू एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड। तो उसके बाद जो है बहुत सारे एलिमेंट जो है इसकी डिस्कवरी हुई है, और उसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है, प्रॉपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन जो गैदर हुई है। जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए उनकी संख्या भी बढ़ती गई, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी भी इकट्ठा होती गई। देन टू स्टडी ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो सभी एलिमेंट्स को एक साथ स्टडी करना, उनको याद रखना, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। देन देयर फील्स द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो फिर बच्चों जरूरत हुई कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए। तो पहले एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया आपको पता है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स जो है, पहले तो मेटल और नॉन मेटल्स इनमें ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, और फिर तीसरा ग्रुप जो है वो मेटलॉइड्स जो है वो लाया गया। अब हम सबको पता है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और मेटलॉइड जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो फिर ये क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि एलिमेंट्स की संख्या बढ़ रही थी और फिर उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ और उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर हो गई थी। तो देन वेरियस साइंटिस्ट टेक्स द एफर्ट टू फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना जो है वो शुरू किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द साइंटिस्ट नेम इज
डोबेराइनर. द डोबेराइनर इन 1817 को इन्होंने एफर्ट्स लिया और एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. व्हाइल क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स, द डोबेराइनर ही कंसिडर्ड द एटॉमिक मास एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स. तो इन्होंने क्या किया, डोबेराइनर ने एटॉमिक मास जो है, तो एटॉमिक मास को एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना. और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम में इन्होंने एलिमेंट्स को रखा. तो एलिमेंट्स को रखने के बाद तो इनको पता चला कि ही मेक द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलैरिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है. ऐसे 3 एलिमेंट्स के ग्रुप इन्होंने किए. 3 एलिमेंट्स के ग्रुप किए, इसीलिए इनको ट्रायड किया कहा जाता है. तो ट्रायड का अर्थ क्या है, द ग्रुप मेड बाय द डोबेराइनर कंटेन्स द 3 एलिमेंट्स एंड हैविंग द सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टी. तो उनके प्रॉपर्टी सिमिलर थी. एंड और इनको ग्रुप में 3 के ग्रुप में रखने के बाद इनको पता चला, व्हेन ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास इन द ग्रुप ऑफ 3, देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट्स was approximately the mean of the remaining 2 एलिमेंट्स. तो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप है, समझो ए, बी एंड सी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. अगर ये 3 एलिमेंट्स है तो ये 3 एलिमेंट्स को कैसे रखा, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कैल्शियम का है. आप जो है बुक्स में जो पीरियोडिक टेबल दिया है डोबेराइनर्स का, उसमें आप चार्ट दिया है, उसमें आप देख सकते हैं. तो उन्होंने क्या बताया कि पहला एलिमेंट्स और आखिरी एलिमेंट जो है उसके एटॉमिक मास के अगर हम मीन निकालेंगे तो मिडल एलिमेंट्स के बराबर होगी. यानी कि एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी अपॉन 2 इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ बी. तो सोडियम का एटॉमिक मास और कैल्शियम का एटॉमिक मास, इनके एडिशन करेंगे और इसे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो पोटेशियम का एटॉमिक मास हमें मिल जाता है. तो पहला जो ट्रायड है ये है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. पहला ट्रायड कौन सा है बच्चों, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. इट मीन्स दैट द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम का एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. तो आपको क्या मिलता है, सोडियम का एटॉमिक मास आपको मिलता है. तो दिस इज द डोबेराइनर ट्रायड. बट डोबेराइनर ट्रायड जो है, डोबेराइनर फेल टू मेड द ट्रायड्स ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एट दैट टाइम. क्योंकि कुछ ही ट्रायड जो है वो उनका रूल फॉलो करते थे और बाकी के ट्रायड जो है इसमें जो है हमें वो रूल फॉलो होता हुआ नहीं दिखाई देता. देन नेक्स्ट साइंटिस्ट न्यूलैंड्स जो आए हैं इन 1866 द न्यूलैंड्स टेक्स द एफर्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की उन्होंने कोशिश की. एंड एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेयर इंक्रीज एंड ही मेक द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एंड ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. तो न्यूलैंड ने क्या किया, एक अलग तरीका ढूंढा जिसमें उन्होंने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास, इनके बीच में संबंध जो है वो उन्होंने ढूंढ निकाला और एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम ने इन्हें एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया. तो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम में अरेंज करने के बाद इनको पता चला कि आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट्स हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स. तो इन्होंने चढ़ते क्रम में एलिमेंट्स की जो है वो अरेंजमेंट की. तो अरेंजमेंट करते दौरान उन्होंने क्या किया है कि ही हैज कंपेयर दिस अरेंजमेंट एज द नोट्स फाउंड इन द म्यूजिक. तो म्यूजिकल नोट्स के साथ उन्होंने इसको कंपेयर किया. तो इन्होंने क्या किया है कि एट दैट टाइम जितने एलिमेंट्स उनको पता थे वो एलिमेंट्स को उन्होंने एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम में अरेंज किया. तो उन्होंने पाया कि 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो पहले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बराबर होती है. आ गया बच्चों समझ में. तो यहाँ पे जो है ही कंपेयर दिस एज अ म्यूजिकल नोट्स. हमारे म्यूजिक में नोट्स होते सा रे ग म प ध नी सा. सा के बाद क्या आता है, फिर प ध नी के बाद क्या आता है, सा. तो सा के बाद 8वें नंबर पे सा आता है. तो उसी तरह से उन्हें वो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज दिखाई दी. जैसे कि अब देखिए
आप बुक्स में देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव दिया है। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी जो है वो फ्लूरीन के साथ मैच करते हैं। फ्लूरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर है, क्योंकि फ्लूरीन के बाद 8वां एलिमेंट जो है वो क्लोरीन है। जैसे ही सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच करते हैं, क्योंकि लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट सोडियम होता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ट्रायड हमें न्यूलैंड्स ऑक्टेव में भी मिलता है, क्योंकि लिथियम के बाद जो एलिमेंट्स है आप टेबल में देख सकते हैं बुक के अंदर, 8वां एलिमेंट्स जो है वो सोडियम है। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम के प्रॉपर्टीज के साथ मैच करती है। और पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम के बाद 8वां एलिमेंट पोटेशियम है, तो पोटेशियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ मैच करती है। तो इस तरह से न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो यहाँ पे न्यूलैंड ऑक्टेव क्या होता है? न्यूलैंड ऑक्टेव क्या है? When the elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then the properties of every 8 elements are similar to that of the first elements. तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के साथ मैच करती है, उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है। आगे बच्चों समझ में। अब देखिए, बट देयर आर सम लिमिटेशंस इन न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड ऑक्टेव में कुछ लिमिटेशंस पाए गए। तो बच्चों क्या क्या लिमिटेशंस पाए गए इसके अंदर? तो न्यूलैंड ऑक्टेव में ही हैज़ अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स एट दैट टाइम, जितने एलिमेंट्स उन्हें पता थे। फ्रॉम हाइड्रोजन से उन्होंने शुरुआत की और थोरियम तक एलिमेंट जो है वो टेबल में उन्होंने रखे। तो टेबल में रखने के बाद जो है कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट्स है, आप बुक्स के अंदर टेबल देख सकते हैं, कैल्शियम के बाद जितने एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज अपने 8वें एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करती है। तो न्यूलैंड ऑक्टेव जो है उसके ही अरेंज किए गए एलिमेंट्स को लागू नहीं होता था। एंड ही हैज प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन द सेम प्लेस। एक ही जगह पे उन्होंने क्या किया? 2 एलिमेंट्स को रखा। अगर एक ही जगह पे 2 एलिमेंट्स को रखा, क्योंकि जितने बॉक्सेस थे उन्होंने बनाए हुए वो कवर करना है। जैसे कोबाल्ट और निकेल दोनों को एक ही जगह में रखा। और जैसे सेलेनियम है, उसको सेलेनियम के साथ जो है लैंथेनम और सेलेनियम दोनों को ही एक जगह पे रखा। और तीसरा लिमिटेशंस क्या है? अब कोबाल्ट और निकेल जो है वो उसने हैलोजेंस के साथ रखा है, जो फ्लूरीन क्लोरीन के साथ आप कोबाल्ट निकेल को देख पाएंगे। तो इस कोबाल्ट और निकेल जो है ये मेटल्स है, फ्लूरीन क्लोरीन जो हैलोजन दे नॉन मेटल्स है। तो कोबाल्ट निकेल जो है वो आयन के साथ इनकी प्रॉपर्टी मैच होती है, और आयन को रखा गया है आखिरी जो है टी नोट्स के नीचे रखा गया है, जबकि आयन जो है वो मेटल है और उसको ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रखा गया है। ये सभी बातें जो है आप बुक्स के अंदर जो टेबल है उसके अंदर आप देख सकते हैं। ये लिमिटेशन होने की वजह से न्यूलैंड ऑक्टेव जो है वो भी न्यूलैंड जो है वो भी क्या एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो नहीं कर पाए। उसके बाद जो आए हैं डिमिट्री मेंडेलीव। तो डिमिट्री मेंडेलीव टेक्स द एफर्ट फॉर क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। तो ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स द डिमिट्री मेंडेलीव क्लासीफाई द 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। तो मेंडल्स के समय कितने एलिमेंट्स पता थे बच्चों? 63 एलिमेंट्स पता थे, और 63 एलिमेंट्स को उन्होंने टेबुलर फॉर्म में क्लासीफाई किया। एंड ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ही अगेन कंसिडर द एटॉमिक मास एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो एटॉमिक मास जो है इसको इन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना, और एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। बट during the arrangement of elements, the Mendel also considered the physical and chemical properties of elements, and then he arranged the elements, and after that he found the physical and chemical properties of elements are found to be similar. He found the periodicity in the properties of elements in his periodic table, and therefore it is called as periodic table. तो इसे क्या कहा जाता है? periodic table. periodic table का क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है उस टेबल के अंदर जो है इनको पीरियोडिसिटी पाया जाता है। कुछ अंतराल के बाद
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वो सिमिलर है ऐसे हमें दिखाई देती है, इसीलिए उसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल द मेंडल कंसिडर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन के फिजिकल प्रॉपर्टीज? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ही कंसिडर द हाइड्राइड्स and oxides of elements. The molecular formulas of hydrogen with the element is called as hydride and the molecular formula of elements with oxygen is called as oxide. तो उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स इस मॉलिकुलर फार्मूलों को कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद फिर इन्होंने एलिमेंट्स को उनके पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। तो ये यहाँ पे याद रखना है, हाइड्राइड और ऑक्साइड्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कौन कौन से उन्होंने कंसीडर किए। तो इसके बाद उन्हें पता चला कि कुछ अंतराल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है और इससे उन्होंने लॉ तैयार किया। द प्रॉपर्टीज, तो लॉ क्या बताता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम में अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो कुछ अंतराल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है ऐसे हमें पता चलती है। बुक्स के अंदर बच्चों यहाँ पे एक मेंडल्स का पीरियोडिक टेबल दिया है, उस पीरियोडिक टेबल को आप देख सकते हैं। द एलिमेंट्स केप्ट इन द वर्टिकल कॉलम्स दे आर कॉल्ड एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। ये क्वेश्चन पूछते हैं, वर्टिकल ग्रुप्स किसे कहा जाता है? पीरियड्स में क्या होता है? ग्रुप्स और पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स, ग्रुप्स और पीरियड्स होता है। वर्टिकल कॉलम्स जो है उसे कहते हैं ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं, दिस हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। देयर आर 8 पीरियड्स ग्रुप्स इन द मेंडल्स पीरियोडिक टेबल और उस पर वहाँ पे जनरल फार्मूले भी दिए हैं। जनरल फार्मूले कैसे रिप्रेजेंट किया है? R2O देन RH3। तो यहाँ पे R जो है, R यानी कि एलिमेंट्स और O यानी कि उसका ऑक्सीजन के साथ फार्मूला। अब नाउ वी कैन राइट इट एज अ, अब हम इसे ऐसे लिखते हैं R2O RH3 इस तरह से। आगे बच्चों समझ में। अब देखिए जो है मेंडल्स पीरियोडिक टेबल जो है इसकी खासियत क्या क्या है? द मेरिट्स ऑफ मेंडलियस पीरियोडिक टेबल। अब देखो बच्चों, हमें मेरिट्स जो है मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में क्या क्या मेरिट्स है? वी नो दैट साइंस इज अ प्रोग्रेसिव, साइंस प्रोग्रेसिव है। और साइंस की खासियत क्या है? जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, लॉज बनाते हैं, थेरीज बनाते हैं, उसके ऊपर दूसरे साइंटिस्ट काम करते हैं और पहले थेरीज और लॉज जो है इनको बदला जाता है। तो ये खासियत जो है ये हमें मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में भी दिखाई देती है। व्हाइल अप्लाइंग द पीरियोडिक लॉ, दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये जो उन्होंने लॉ बनाया था और इसके ऊपर काम करके इन्होंने एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो अरेंज करने के बाद इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि जो भी मैं कर रहा हूं उसमें कुछ तो भी चेंजेस हो सकते हैं, इट कैन बी चेंज, इसमें बदलाव आ सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, पहला जो मेरिट्स जो है मेंडल्स पीरियोडिक टेबल का वो जो है द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स आर करेक्टेड। तो कुछ एलिमेंट जो है उसके एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया गया, जैसे कि अब देखिए बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले था 14.09 एंड इट इज करेक्टेड टू 9.4 एंड देन द बेरिलियम इज केप्ट बिफोर द बोरॉन। तो बेरिलियम जो है उसे बोरॉन को पहले रखा गया था। पहले उसे बोरॉन को पहले नहीं रख सकते थे क्योंकि उसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, इसलिए उसे बोरॉन के बाद रखना था। बट मेंडल करेक्ट इज एटॉमिक मास, तो मेंडल ने इसका एटॉमिक मास करेक्ट किया 9.4 और फिर इसे बोरॉन के पहले रखा गया। तो सेकंड डिमेरिट्स जो है मेरिट जो है वो क्या है? ही केप्ट सम वैकेंट प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हो और कहाँ कहाँ पे वैकेंट प्लेसेस है। अब देखिए एटॉमिक मास 44, यहाँ पे एक सिर्फ आपको ऐसे दिख रहा है इक्वल टू का साइन और 44, फिर इक्वल टू का साइन और 68 और इक्वल टू का साइन और 72। बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है इसके नीचे आपको ये दिख रहा है 44 और इसे कहा गया इका बोरॉन। ये वैकेंट प्लेसेस है, तो वैकेंट प्लेसेस रखे हैं, वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ने सिर्फ उसको एटॉमिक मास दिया है। तो मेंडल ने क्या अज्यूम किया था? तो इस एटॉमिक मास के एलिमेंट हो सकते हैं, इस एटॉमिक मास के एलिमेंट
हो सकते, उसे पता नहीं था, लेकिन उसने भविष्यवाणी की कि इस एटॉमिक मास के एलिमेंट हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, उस एलिमेंट को, जो एलिमेंट पता ही नहीं, उसको उसने नाम भी दिए बच्चों। और नाम ही नहीं दिए तो ही हैज प्रपोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स the properties predicted by the Mendels are found to be corrected and match with the properties of element। तो जो एलिमेंट डिस्कवर किए गए उनकी प्रॉपर्टीज और मेंडल ने जो प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट के बारे में बताई थी वो जो है वो मैच करती थी। जैसे कि बुक में दिया है इका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी और गैलियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है। अब देखिए, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन, ये अननोन एलिमेंट्स के नाम मेंडल्स ने बताए थे। और डिस्कवरी होने के बाद इका बोरॉन को स्कैंडियम कहा गया, इका एल्यूमिनियम को गैलियम कहा गया और इका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया। तो इका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी जो मेंडल ने बताई थी और गैलियम की प्रॉपर्टी जो डिस्कवर की गई थी वो मैच थी। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और उसके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड के फॉर्मूले जो है वो सेम थे। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट मेरिट। तो इस खासियत की वजह से ऑल द वर्ल्ड दे हैव एक्सेप्टेड द मेंडल्स पीरियोडिक टेबल। तो सभी लोगों ने फिर मेंडल्स पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट किया। तो नेक्स्ट मेरिट जो है अबाउट द नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस जो है, इट वॉज मेंडल वॉज अननोन अबाउट द नोबल गैसेस। मेंडल के समय नोबल गैस जो है उसके बारे में मेंडल्स को कुछ नहीं पता था। देन आफ्टर फ्यू ईयर्स आफ्टर द मेंडल्स पीरियोडिक टेबल, द नोबल गैसेस लाइक हीलियम, न्यूऑन जो है, ऑर्गॉन, इसको डिस्कवर किया गया। और इसको डिस्कवर करने के बाद जो है मेंडल हैज क्रिएटेड अ जीरो ग्रुप and he placed this noble gas element in his periodic table without disturbing the position of any elements। तो मेंडल्स का पीरियोडिक टेबल इस तरह से तैयार हुआ था कि जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उस एलिमेंट्स को भी पीरियोडिक टेबल में रखने की प्रोविजंस हुई थी। जैसे कि नोबल गैस जो है हीलियम, न्यूऑन, ऑर्गॉन, इसको जीरो ग्रुप बना के मेंडल्स ने उस पीरियोडिक टेबल में रखा और इस तरह से रखा कि उसे कोई एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ी। दीज आर द डी मेरिट्स ऑफ मेंडल्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडल्स पीरियोडिक टेबल के 3 मेरिट्स आपको याद रखना है। एक तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, देन अबाउट द वैकेंट प्लेसेस, और ये नाम जरूर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछते हैं। इका बोरॉन को क्या कहा जाता है, इका एल्यूमिनियम की डिस्कवरी करने के बाद उस एलिमेंट्स का नाम क्या है, इका सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये, और इसके बाद नोबल गैस। देन ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो है हमें डिस्कस करना है डीमेरिट्स ऑफ मेंडल्स पीरियोडिक टेबल। अब देखिए डीमेरिट्स, तो मेंडल्स पीरियोडिक टेबल्स के मेरिट के बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन उसमें डीमेरिट्स क्या क्या है। अब देखिए डीमेरिट्स, इसका अर्थ क्या है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ लिमिटेशंस है, कुछ त्रुटियां है, तो कुछ खामियां हैं। तो वो खामियां कौन कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल। कोबाल्ट और निकेल के पोजीशन के बारे में जो है, तो पोजीशन ऑफ कोबाल्ट, तो कोबाल्ट जो है इट हैज द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल आर सेम, बट फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज मोर देन दैट ऑफ द निकेल। तो एटॉमिक मास कोबाल्ट का ज्यादा है निकेल से, तो पहले कौन सा आना चाहिए, निकेल आना चाहिए और उसके बाद कोबाल्ट आना चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर। बट टू मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मेंडल केप्ट द कोबाल्ट बिफोर द निकेल। तो मेंडल्स ने क्या किया, कोबाल्ट को निकेल के पहले रखा, यानी कि मेंडल्स ने उसका ही रूल फॉलो नहीं किया। मेंडल्स ने क्या कहा है, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका अर्थ क्या है, जिसका एटॉमिक मास कम है यानी कि निकेल का कम है तो वो पहले आना चाहिए, कोबाल्ट का ज़्यादा है तो बाद में आना चाहिए। लेकिन मेंडल्स ने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा और निकेल को उसके बाद में रखा। ये उसकी डीमेरिट्स है, एक त्रुटि है, खामी है। तो दूसरा जो है अबाउट द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के पोजीशन के बारे में, आइसोटोप्स क्या है आपको पता है, देज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग द
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, तो एटॉम आइसोटोप्स। अब देखिए क्लोरीन जो है 35, क्लोरीन 37, दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? आइसोटोप ये होते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। अगर अब देखिए क्लोरीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। दीज आर द टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। एक ही एलिमेंट्स के एटम है लेकिन दोनों का मास नंबर अलग अलग है। अब इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो उनको एक ही जगह में रखना चाहिए, बट दीज आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। अब दोनों का मास नंबर अलग अलग है, यानी कि क्लोरीन 35 पहले रखा जाएगा, क्लोरीन 37 दूसरी उसके बाद में रखा जाएगा, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। देयर इज द एम्बिग्यूटी, देयर इज द क्वेश्चन मार्क अबाउट द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वो डिस्कवर ही नहीं हुए थे, मेंडल्स को उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि आइसोटोप्स को मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में कैसे रखा जाए। देन थर्ड, about the uniformity of atomic mass। अब एटॉमिक मास में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब मेंडल्स पीरियोडिक टेबल पे आप लिखिए, एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो उसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी आपको नहीं दिखती। तो दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बीच में जो डिफरेंस है, पहले दो एलिमेंट्स में अलग होगा, दूसरे दो एलिमेंट्स में अलग होगा, तीसरे एलिमेंट्स में अलग होगा। तो दी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास इज नॉट यूनिफॉर्म इन मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में। नो यूनिफॉर्मिटी इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके बाद जो है अबाउट द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन जो है, द हाइड्रोजन हैज द प्रॉपर्टीज रिजेंबलेंस विथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन्स। अब हाइड्रोजन जो है इसकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच होती है और हाइड्रोजन के साथ भी होती है, यानी कि हाइड्रोजन जो है प्रॉपर्टीज के बारे में अल्कली मेटल्स और हैलोजन दोनों के साथ वो सिमिलरिटी। अब अल्कली मेटल्स के साथ क्या सिमिलरिटी? अब देखिए सोडियम जो है ये अल्कली मेटल से, पोटेशियम अल्कली मेटल। अब देखिए सोडियम और हाइड्रोजन, इसके NaH, इसका फॉर्मूला देखिए KH। अब हैलोजन जो है क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का फॉर्मूला HCl। आ गया समझ में? अब सोडियम का ऑक्साइड देखिए, ऑक्साइड ऑफ सोडियम इज Na2O और हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O, यानी कि ऑक्साइड के फॉर्मूले जो है हाइड्रोजन और सोडियम के सेम है, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। अब हैलोजेंस के बारे में देखिए। अब यहाँ पे हम सोडियम का क्लोरीन के साथ फॉर्मूला और हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ फॉर्मूला NaCl और HCl, तो ये फॉर्मूले सिमिलर है। इसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल में रखा जाए या हैलोजेंस में रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस के साथ मैच करती है। तो ये डीमेरिट्स है। आगे समझ में बच्चों, डीमेरिट्स के बारे में हमें क्या रखना है? पहला तो है कोबाल्ट और निकेल, इनके एटॉमिक मास में जो है, इनके पोजीशन में जो है वो क्वेश्चन मार्क है। सेकंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। देन थर्ड इज देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक मास। देन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। और भी एक लिमिटेशन है, वो क्या है? The metal, non-metals and metallites are not separated in the Mendel's periodic table। तो Mendel's periodic table में metals कहाँ पे है, non-metals कहाँ पे, metallites कहाँ पे, ये कुछ पता नहीं चलता। All these elements they are mixed in his periodic table। तो बच्चों, तो Mendel's periodic table जो है ये बहुत ही अहम भूमिका रखता है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है हमें मेंडल्स पीरियोडिक टेबल्स से पता चलती है, और इसकी वजह से जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की नींव रखी गई है मेंडल्स पीरियोडिक टेबल की वजह से। तो नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो क्या है, इसके बारे में अब मैं आपको समझाता हूँ। तो मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में कुछ लिमिटेशंस थे, इसकी वजह से इस क्लासिफिकेशन को जो है करेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल,
अब मेंडल्स ने जब क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का, तो उस समय नो बडी कैन नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन आफ्टर द फर्दर डिस्कवरी we know that the atom have the internal structure, it contains the electrons। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होने की वजह से जो है कुछ बदलाव आ गए साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़े बदलाव आ गए। देन द साइंटिस्ट हेनरी मोस्ले इन 1913 को एक साइंटिस्ट जिसका नाम बताया मैंने आपको, हेनरी मोस्ले, ही हैज परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स विथ एक्सरे ट्यूब and he found that the positive charge on the nucleus, that is the number of protons, is the atomic number of the elements। तो atomic number जो है, atomic number जो है, it is equal to the number of protons। तो एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन्स की संख्या के साथ मैच करता है, यानी कि जिस एलिमेंट्स के अंदर जितने प्रोटॉन्स है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूचाल आया और हेनरी मोस्ले ने प्रपोज कर दिया, ही हैज प्रूव दैट नॉट द एटॉमिक मास बट द एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। अब ये जो है एटॉमिक नंबर को एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना गया, और इसकी वजह से पीरियोडिक टेबल में इतना बड़ा चेंज आ गया कि मेंडल्स के जो डीमेरिट्स थे, जो लिमिटेशंस थे, जो खामियां थी, वो सभी पीरियोडिक टेबल के अंदर करेक्ट हो गई। तो एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की न्यू जो है उस पे रखी गई, एंड द हेनरी मोस्ले गिव्स द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है बच्चों? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आ गया समझ में? तो मेंडल्स पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में इतना ही फर्क है। मेंडल्स पीरियोडिक लॉ के अंदर क्या है बच्चों? मेंडल्स पीरियोडिक लॉ के अंदर है एटॉमिक मास, और मॉडर्न पीरियोडिक नंबर के लॉ के अंदर हमें लिखना है एटॉमिक नंबर। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इसका अर्थ क्या है? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फाउंड टू बी पीरियोडिकली सिमिलर। तो कुछ अंतराल के बाद उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, ऐसे हमें पता चलता है। अगर एटॉमिक नंबर्स के आधार पे पीरियोडिक टेबल की हम रचना करते हैं, यानी कि जैसे कि हेनरी मोस्ले ने रचना की, तो उन्हें पता चला कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसका प्रिडिक्शन करना बहुत ही आसान होता है। अब देखिए, अब देखिए बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेस है? एटॉमिक नंबर। इसको कभी नहीं भूलना है, एटॉमिक नंबर पे बेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसके पहले जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है वो सभी एटॉमिक मास के ऊपर आधारित था। अब बच्चों देखिए, एटॉमिक नंबर के ऊपर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार करने की वजह से क्या हुआ है कि मेंडल्स में पीरियोडिक टेबल में जो भी लिमिटेशंस थे वो सभी करेक्ट हुए। क्या हुए? सभी करेक्ट हुए। तो पहला लिमिटेशंस था कोबाल्ट और निकेल के बारे में। अब देखिए, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो निकेल से क्या है? ज़्यादा है, तो इसकी वजह से निकेल पहले रखा गया और कोबाल्ट बाद में रखा गया। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन था आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स क्या है बच्चों? आइसोटोप्स जो है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, क्लोरीन का आइसोटोप्स है 35 एंड क्लोरीन 37। अब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसको दोनों को एक ही जगह पे रखा जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। आ गया? तो आइसोटोप्स की जो प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स, इनको भी सेपरेट किया गया। तो बट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में जो सवाल था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी अभी है। अब देखिए बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसे लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि मेंडल्स पीरियोडिक टेबल तो उसको ही एक्सटेंड किया है। अब देखिए ये जो है एटॉमिक नंबर पे आधारित है, तो एटॉमिक नंबर के चढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को जब रखा गया तो सभी एलिमेंट्स को 1 2 3 4, अब देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, उसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट है, हीलियम का 2 है, उसके बाद लिथियम का 3 है, तो 1 2 3 4 चढ़ते क्रम में ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम 118 एलिमेंट्स दे आर प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है एटॉमिक नंबर पे बेसिस क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर्स के वजह से एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन्स से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें वैलेंस शेल की पता चलती है, और वैलेंस शेल का अगर पता चलता है तो वैलेंस नंबर की पता चलती है, और वैलेंस नंबर अगर पता है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पता कर सकते हैं। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is the basis of chemical properties of elements, and this is the key of modern periodic table, that is the atomic number। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। Now we have to study the structure of modern periodic table। अब देखिए बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आपके सामने रखना है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज द ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स है? देयर आर 7 ग्रुप्स, सॉरी देयर आर 18 ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। द ग्रुप्स जो है इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, and horizontal rows in the periodic table are called as periods। There are 18 groups and 7 periods। 18 groups है और 7 periods है। And in the periodic tables the Henry Moseley he has made the 118 boxes। कितने बॉक्सेस बनाए हैं उसने? 118 बॉक्सेस बनाए हैं। इट मीन्स दैट देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले जो थे वो उसमें कुछ बॉक्सेस जो थे वो खाली थे, लेकिन अभी जो है पूरे बॉक्सेस जो है भरे हुए हैं, यानी कि पूरे जो है 118 एलिमेंट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखे गए। ईच बॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज फॉर द 1 एलिमेंट। एक बॉक्स जो है वो एक एलिमेंट्स के लिए होता है। अब देखिए 118 elements are placed in the modern periodic table। It means that no any elements is left। आज का जो periodic table है modern periodic table, it is a completely filled periodic table। इसे क्या कहते हैं? completely filled periodic table। इसके पहले जो incomplete था, इसके पहले क्या था? incomplete था। अब पहला पीरियड जो है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, दूसरा पीरियड जो है इसके अंदर 8 एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स है, फोर्थ एंड फिफ्थ period they contains the 18 elements, and 6th and 7th periods they contains 32 elements। पहले जो था 7th पीरियड जो था वो इनकम्प्लीट पीरियड जो है वो माना जाता था, क्योंकि कुछ एलिमेंट जो है उसकी डिस्कवरी होना बाकी था। अभी पूरे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्लीटली फिल्ड पीरियोडिक टेबल। आ गया समझ में? तो पहला पीरियड जो है ये जो है इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, इसीलिए उसे स्मॉलेस्ट पीरियड कहा जाता है। सेकंड और थर्ड पीरियड को स्मॉल पीरियड कहा जाता है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लार्ज पीरियड कहा जाता है, और 6th और 7th पीरियड को लार्जेस्ट पीरियड कहा जाता है। अब ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। पहला फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। इट कंटेन्स द अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप्स के बारे में हम। सेकंड ग्रुप जो है इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ग्रुप जो है इसे कहते हैं अल्कली मेटल। इट कंटेन्स द अल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप कंटेन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो
17th नंबर का ग्रुप जो है इट इज कॉल्ड एज हैलोजन एंड 18th ग्रुप जो है इट इज कॉल्ड एज जीरो ग्रुप। आ गया समझ में। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो है इसे अल्कली मेटल्स कहा जाता है बिकॉज इट फॉर्म्स द अल्कली विद द हैलोजन। सेकंड जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मिलते हैं। 17 ग्रुप को हैलोजन्स कहा जाता है क्योंकि हैलो मीन्स सॉल्ट एंड जेन मीन्स प्रोड्यूसर। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 17 ग्रुप दे फॉर्म्स द सॉल्ट विथ सी वाटर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज हैलोजन। और 18 ग्रुप जो है इसे जीरो ग्रुप कहा जाता है क्योंकि जो भी एलिमेंट्स 18 ग्रुप में है आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, तो सभी एलिमेंट जो है इनकी वैलेंसी जीरो है, इसीलिए उसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैस एलिमेंट्स, उसे नोबल गैस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब देखिए द पीरियोडिक टेबल इट इज डिवाइड्स इनटू 4 ब्लॉक्स। ये पीरियोडिक टेबल जो इसमें 4 ब्लॉक्स जो है, पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एंड एस ब्लॉक। एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक 4 ब्लॉक्स है। तो पहला जो है एस ब्लॉक इट इंक्लूड्स द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, पहला और दूसरा ग्रुप जो है उसमें जो एलिमेंट्स है इसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड दिस एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है बिकॉज दे कंटेन्स 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक या 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सभी मेटल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है? 13 to 18, द ग्रुप नंबर 13 to 18 जो है इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स। तो नॉर्मल एलिमेंट्स इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है इनकी आउटर मोस्ट सेल जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड है, सिर्फ आखिरी सेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसीलिए उन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ग्रुप नंबर 3 to 12 जो है इसे कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि इनकी लास्ट 2 ऑर्बिट्स जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 जो है हमें सीरीज दिखाई देती है, तो दैट 2 सीरीज आर कॉल्ड एज लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। तो ये जो है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज आर इन एफ ब्लॉक। ये किस में होते हैं? एफ ब्लॉक में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज होती है। तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स और हमारे पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जो है वो सभी एलिमेंट्स, उन सबको मिला के 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल के। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि आखिरी 3 ऑर्बिट जो है सेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। आगे समझ में। पी ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सभी मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक के अंदर सभी तरह के एलिमेंट्स होते हैं यानी कि मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। डी ब्लॉक में सभी मेटल्स हैं और एफ ब्लॉक के सभी मेटल्स हैं। अब देखिए पीरियोडिक टेबल जो है आपके सामने रखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें जो एलिमेंट्स है अप टू द यूरेनियम, यूरेनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 92। तो यूरेनियम तक जो भी एलिमेंट्स है सभी नेचुरल एलिमेंट्स है। एंड ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर द एटॉमिक नंबर 93 to 118, these elements are artificial elements, man-made elements, and they are all radioactive and they have a very short lifespan। क्योंकि अनस्टेबल उनका न्यूक्लियस हो जाता है तो जो है इसका लाइफ स्पैन यानी कि इसमें से रेडिएशन बाहर निकलता है, इसकी वजह से वो एलिमेंट धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है।
दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है बच्चों। इंपॉर्टेंस ऑफ जिगजैग लाइन इन पीरियोडिक टेबल। अब बच्चों पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन है, बोरॉन के नीचे आप देखिए इस तरह से, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, पोल्यूरियम, एंड दिस जिगजैग लाइन separates the elements into groups। all the elements, जो zigzag line जो है, zigzag lines, all the elements on these sides are metals and all the elements towards the right of the zigzag lines are non-metals, and bordering elements along the zigzag line are the metalloids, boron, silicon, germanium, tellurium, polonium, astatine, all these elements are to be on zigzag line। तो zigzag line के ऊपर सभी एलिमेंट जो मैंने अभी नाम बताया था वो सभी मेटालॉइड्स है। अब zigzag लाइन के राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स है, सॉरी दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स है सभी मेटल्स है, और राइट हैंड साइड पे जो सभी एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल। तो इससे हमें पता चलता है नॉन मेटल जो है इनकी संख्या कम है, मेटालॉइड्स जो है इनकी संख्या इससे भी कम है, और मेटल की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बीच में क्या संबंध है। इन द पीरियड्स के अंदर हम देखेंगे, विद इन द पीरियड्स एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट्स, then the neighboring elements have the similarity in property but the distant elements are differ in their properties। तो पीरियड्स के अंदर जो पास वाले एलिमेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज जो है सेम होती है, लेकिन उससे दूर वाला जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। अब देखिए जो आप सेकंड पीरियड जो है, सेकंड पीरियड स्टार्ट्स विथ लिथियम और बेरिलियम, ये पास वाले एलिमेंट्स है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी। अब हम डिस्टेंस में जाएंगे तो लिथियम और ऑक्सीजन इनके प्रॉपर्टीज में काफ़ी सारा फर्क डिफरेंस हमें दिखाई देगा। अब ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप्स दे शोज द सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। इनमें क्या होता है, सिमिलैरिटी और ग्रेडेशन होता है प्रॉपर्टीज में, एंड ऑल दीज सिमिलैरिटीज, ग्रेडेशन एंड डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सभी बातें जो है किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, एंड इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पता कर सकते हैं कि वो एलिमेंट्स कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में होते हैं। अब देखिए सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो 281, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर फर्स्ट। अब इलेक्ट्रॉन जो है कितने सेल में डिवाइड हुए हैं बच्चों, 3 सेल में डिवाइड हुए, 1 K, L एंड M। देयरफॉर सेल की संख्या डिसाइड्स करती है पीरियड नंबर। देयरफॉर द पोजीशन ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल दैट इज द ग्रुप फर्स्ट एंड पीरियड third। Therefore there is the relationship between periodic tables, periods number, group number with their electronic configuration। अब हमें पढ़ना है ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में क्या संबंध है, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए पीरियोडिक टेबल्स में जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सभी एलिमेंट्स के फर्स्ट ग्रुप के अंदर सभी एलिमेंट जो है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको जो है 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सेकंड ग्रुप जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है इनकी वैलेंसी 1 है, सेकंड ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है इनकी वैलेंसी 2 होती है। तो the number of valence electrons present in the elements of the same group have the same outer electronic configuration। एक ही एलिमेंट्स के अंदर एक ही ग्रुप्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसकी वजह से उनकी वैलेंसी सेम होती है, और इनकी वैलेंसी सेम होने की वजह से उनमें जो है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। अब देखिए पहला ग्रुप जो है, पहले ग्रुप के अंदर हम देखेंगे हाइड्रोजन,
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 4 एलिमेंट। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम 2 1, सोडियम 2 8 1 और पोटेशियम 2 8 8 1। अब देखिए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लिथियम में एक है, सोडियम में एक है, पोटेशियम में, सभी एलिमेंट्स के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब देखिए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक सेल में डिवाइड है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है और पोटेशियम में 4 है। तो दिस इज द ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ग्रेडेशन क्या है बच्चों? द नंबर ऑफ सेल्स विद इन द ग्रुप गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड सिमिलरिटी क्या है? दे आर हैविंग द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या संबंध है, इसको स्टडी करने के लिए मैं एक पीरियड का एग्जांपल लेता हूं, सेकंड पीरियड का एग्जांपल लेता हूं। अब देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखिए लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 3 4 5 6 7 8। अब देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, बेरिलियम 2 2, बोरॉन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5 एंड ऑक्सीजन जो है 2 6। अब इस सेकंड पीरियड के अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, अब सिमिलरिटी क्या है? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड्स दे आर डिवाइड्स इनटू 2 सेल, दैट इज के एंड एल। के और एल ये 2 सेल में सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिवाइड हुए हैं, के और एल, यानी कि पीरियड्स के अंदर सेल की संख्या सेम होती है। ये सेकंड पीरियड का है एग्जांपल। तो सभी पीरियड्स के अंदर यही ट्रेंड आपको दिखाई देता है। तो ऑल द पीरियड्स, इन ऑल पीरियड्स देयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूट्स इन द सेम सेल। अब सेकंड पीरियड में 2 सेल है, अब थर्ड पीरियड में कितनी सेल होगी? थर्ड पीरियड के एल एम। फोर्थ पीरियड में 4 सेल होगी, के एल एम एंड एल एंड सो ऑन। तो इस तरह से तो सेकंड पीरियड में 2 सेल है, इसीलिए वो एलिमेंट सेकंड पीरियड में। इट मीन्स दैट द सेल नंबर इज रिलेटेड विद द पीरियड नंबर। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जितने सेल में इलेक्ट्रॉन्स है उस सेल से हमें पता चलता है कि वो एलिमेंट्स कौन से पीरियड में है। अब देखिए ग्रुप्स, पीरियड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है पीरियड्स के अंदर, फिर क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स है? द पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है हमें दिखाई देता है ऑल द एलिमेंट्स दे आर all the electrons they are divided into the equal cells। अब इक्वल सेल के, अब वैलेंसी के बारे में देखेंगे। इसकी वैलेंसी 1 है, 2 3 4, अब इसकी 3 2 और 1। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स दे आर इंक्रीजिंग बाय 1। वैलेंसी जो है वो 1 से बढ़ रही, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है 1 से बढ़ रहा है। द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, इसकी वजह से वैलेंसी जो है इसमें चेंज आ रही है। जैसे कि हमने ग्रुप में देखा था, ग्रुप में एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम थी, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन पीरियड्स के अंदर वैलेंसीज अलग अलग होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसमें हमें ग्रेडेशन दिख रहा है। अब देखिए पीरियड्स के अंदर सिमिलरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम नंबर ऑफ सेल में डिवाइड हुए हैं, सेम नंबर ऑफ सेल्स में प्रेजेंट है। और ग्रेडेशन क्या है? देयर इज द डिफरेंस इन देयर वैलेंसी। द वैलेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 4 एंड अगेन डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 4 to 1। इस तरह से। देन नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक ट्रेंड इसका अर्थ क्या होता है? As we see the modern periodic table, in the modern periodic table, the properties of elements are found to be similar after certain interval। तो कुछ ठराविक अंतराल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमें सिमिलर है ऐसे दिखाई पड़ती है, उसे ही हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है हमें इन 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, वैलेंसी, एटॉमिक साइज और
मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वैलेंसीज के बारे में, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था ग्रुप्स और पीरियड्स में। अब वैलेंसी जो है, वैलेंसी में क्या पीरियोडिक ट्रेंड हमें दिखाई देता है इन ग्रुप। जैसे कि अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो हर एक ग्रुप के अंदर उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसकी वजह से उनकी वैलेंसी जो है सेम होती है। तो इन ग्रुप्स द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स विद इन द सेम ग्रुप आर सेम। एंड पीरियड्स, पीरियड्स के अंदर क्या होता है पीरियोडिक ट्रेंड। इन पीरियड्स द वैलेंसीज आर इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 and again decreases from 4 to 0. That is the periodic trend is observed in groups and periods. तो ग्रुप्स के अंदर सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है और पीरियड्स के अंदर वैलेंसी जो है 1 to 4 इंक्रीज होती है और 4 to 0 डिक्रीज होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें डिस्कस करना है एटॉमिक साइज। अब देखिए एटॉमिक साइज, द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक रेडियस। द एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड होती है, एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चों, दिस इज द न्यूक्लियस and this one is outermost orbit. The distance between nucleus and outermost orbit is called as atomic radius. तो इसे कहते हैं atomic radius. atomic radius अगर बड़ी है तो एटम की साइज भी बड़ी होगी, एटॉमिक रेडियस कम है तो एटम की साइज छोटी होती है। तो एटॉमिक रेडियस इट इज मेजर इन द यूनिट एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एज पिकोमीटर एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल p एंड m। इस तरह से पिकोमीटर ये इसका सिंबल होता है। आगे समझ में, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर एंड दिस मीन्स दैट दिस यूनिट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से भी ये छोटा है। अब देखिए एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज आपको पता होगा। अब एटॉमिक साइज में क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स हमें दिखाई देता है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। पहले हम देखेंगे इन ग्रुप्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है इन ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, इन द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप्स के अंदर के सभी एलिमेंट्स में सेम होते हैं, बट इन द ग्रुप्स नंबर ऑफ सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप के अंदर हम देखेंगे हाइड्रोजन 1, लिथियम 2 1, सोडियम 2 8 1, सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स लिखता हूं मैं, पोटेशियम 2 8 8 1। अब देखिए ग्रुप के अंदर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है लेकिन सेल की संख्या बढ़ रही, सेल की संख्या बढ़ रही। अब देखिए लिथियम के अंदर जो है एक ही सेल, 2 सेल में इसमें डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट दिस वन इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल। अब पोटेशियम में देखिए न्यूक्लियस 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ से हमें पता चलता है जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी। तो इन द ग्रुप्स the atomic radius goes on increases from top to bottom. Atomic radius goes on increases from top to bottom. It means that the atomic size goes on increases from top to bottom because the electrons are enter into the new cell. The last electron enters into the new cell and this increases the distance between nucleus and outermost cell. Though the न्यूक्लियर चार्जेस आर इंक्रीज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस चार्जेस बढ़ते हैं, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो वैलेंस सेल है वो दूर जाती है, इसकी वजह से जो है एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो पीरियोडिक ट्रेंड हमें लगना है इन ग्रुप्स द एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब पीरियड्स के अंदर देखेंगे इन पीरियड्स। अब हम जो है सेकंड पीरियड का एग्जांपल लेंगे। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। लिथियम, लिथियम के बाद क्या है, बेरिलियम 2 2, देन है बोरॉन 2 3 और कार्बन 2 4 एंड सो ऑन। अब हम इस 4 के बारे में देखेंगे। अब देखिए नाउ यू कैन सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
number of electrons in outermost cell are different, but the all electrons they are divided into the same cell. तो हर एक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों सेल में डिवाइड हुए, के और यल सेल में, के और यल सेल में, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग आउटर मोस्ट सेल. आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही, इसके वजह से निगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ ही एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है. एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है. फॉर एग्जांपल अब लिथियम का देखेंगे, लिथियम में है पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन अब कार्बन में देखिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है. अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है और कार्बन के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहे हैं. अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 1 है, बेरिलियम का 2 है, बोरॉन का 3 है, कार्बन का जो है हम देखेंगे एक एक यूनिट से जो है एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे बढ़ता है. लिथियम का 2 है, 3, 4 और 5. अब एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होती है और एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है. तो क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स दिखाई देता है हमें एटॉमिक साइज के बारे में पीरियड्स में? इन द पीरियड्स द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Atomic size goes on decreasing from left to right due to the same number of cells and increasing number of electrons. क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वही सेल में आ रहा है. सेकंड सेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसी सेल में बढ़ रही है, इसकी वजह से पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. देन द लास्ट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसके बीच में क्या ट्रेंड्स होता है? अब ये भी एटॉमिक साइज पे ही डिपेंड होता है. अब देखिए बच्चों मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है. इफ वी सी द आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स को अगर हमने ऑब्जर्व किया है फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड इसके अंदर सोडियम जो है एक कैटायन प्रेजेंट होता है और क्लोराइड जो है वो एनायन प्रेजेंट होता है. द एटम्स हैज द मेटल्स, सोडियम जो है ये मेटल है एंड क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल होता है. तो मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कैटायन एंड नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और गेन द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द एनायन. द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन तैयार करता है. And the tendency to accept the electron to form the anion is called as electronegativity. Therefore, metals are electropositive and non-metals are electronegative. आ गया समझ में? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब हमें मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसी को हम मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं. द मेटल्स, व्हाई मेटल्स लूज द इलेक्ट्रॉन? मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं बच्चों? क्योंकि अब देखिए मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स या कोई भी एलिमेंट्स है उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेल में डिवाइड होते हैं. अब सोडियम का एग्जांपल लेंगे हम. सोडियम में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अब देखिए आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस, इसके बीच में पेनल्टीमेट सेल होती है, 2 सेल होती है. इसकी वजह से क्या है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इसका डिस्टेंस बढ़ता है. द number of positive charge it can creates the attractive force, that is the effective nuclear charge, जिसे हम क्या कहते हैं, effective nuclear charge. And this effective nuclear charge exert a attractive force on the electron. ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है. लेकिन मेटल्स में क्या होता है कि आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, 1, 2 या 3 ही होती है और आउटरमोस्ट सेल जो है इससे दूर होता है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता है, इसकी वजह से मेटल जो है इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज करता है. और देयरफॉर द मेटेलिक कैरेक्टर्स, अब मेटेलिक कैरेक्टर्स विद इन द ग्रुप गोज ऑन इंक्रीजिंग. ग्रुप्स के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है बच्चों, टॉप टू बॉटम, जैसे कि हमने पढ़ा है. क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ग्रुप्स के अंदर सेल की संख्या बढ़ती जाती है,
फर्स्ट ग्रुप में देखिए हाइड्रोजन में 1 सेल है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है, पोटेशियम में 4 है। तो सेल की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल जल्दी लूज करता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर increases within the group from top to bottom and it means that the electropositivity is increases। मेटेलिक कैरेक्टर को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। अब पीरियड्स के अंदर देखेंगे हम क्या होते हैं, तो पीरियड्स के अंदर क्या होता है बच्चों, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम सेल। जैसे कि हमने एटॉमिक साइज में पढ़ा है, तो एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है उसी तरह पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट्स पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता है। तो नेट इफेक्टिव चार्ज एक्सर्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर मोस्ट सेल इज इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की उनकी क्षमता कम होती है। देयरफॉर विदिन द पीरियड्स द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड एट द सेम टाइम द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये वाइस वर्सा है, एक दूसरे से अलग है। फिर से मैं आपको समझाता हूं, ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। और पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है बच्चों। और देखिए लास्ट पॉइंट बचा है इसमें, हैलोजेंस ग्रुप जो है 17, इसमें हम ग्रेडेशन देखते हैं। क्या ग्रेडेशन देखते हैं हम, इसमें कौन सा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैस है, बराबर है। ब्रोमीन इट इज द लिक्विड एंड आयोडीन इज द सॉलिड एंड दैट ग्रेडेशन इज फाउंड वी सी इन द हैलोजन। तो बच्चों यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर जो है वो कवर किया है। थैंक यू। तो बच्चों इस लेक्चर को आपको कैसा लगा, इसको कमेंट करना नहीं भूलना है और कमेंट बॉक्स में आप जो है आपके कमेंट जो है वो लिखेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। उस कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ूंगा। तो बच्चों मैं सभी का एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर सही में आपको सीईटी में अच्छे नंबर अचीव करना है, टारगेट है आपका कुछ, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, साथ में कमेंट करना है, क्योंकि सर की जो एनर्जी बच्चों आपके कमेंट से, आपके लाइक से और आपके शेयर से बढ़ने वाली है, ताकि बच्चों सर को एनर्जी देने के काम मैं तो कर रहा हूं, क्या आप कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि नहीं सर। मतलब सर इतने अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूं बच्चे लेक्चर कि सर ने इतने खतरनाक कंटेंट दिए, इसी के ऊपर आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो एमसीक्यूज आने वाले हैं। लेकिन बच्चों सपोर्ट की बहुत जरूरी है यार। एनर्जी कौन देता है, तो स्टूडेंट देते हैं। कोई टीचर को कितना बड़ा करना है और कितना छोटा करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैंने खुद लेक्चर ऑब्जर्व किया, मुझे तो बहुत पसंद आ गया। आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और साथ में बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।